जय हिंद दोस्तों। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 8, जिसमें हम भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में बस रीड आउट करके एक समझ बनाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी, उससे आप अपने नोट्स ही बना सकते हैं। फ़िलहाल आप अगर बुक उठाना नहीं चाहते हैं और आप ऐसे ही वीडियो देख करके बुक समरी करना चाहते हैं तो आप इन सीरीज़ से कर सकते हैं। और आज हम इसी ज्योग्राफी के जो लास्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे। बस ऐसे ही रैंडमली पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स को ऐसे ही समझते चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमने पढ़ा था अपना चैप्टर 7 में भारत के बारे में, और आज हम उसकी जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग है, हेडिंग में जो भारत के बारे में हम पढ़ना है वो है मौसम के बारे में। तो यहाँ पे दिखाया है कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वो उसे हम मौसम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्थिर नहीं होता, वो प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। तो इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। क्या आता है इसमें? तो अगर मौसम की बात करें तो इसमें आता है तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हो जाते हैं इसमें। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा ठंडा हो सकता है, ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, यानी सर्दियाँ, ठीक है। तो भारत में सामान्यतः भारत में मुख्य मौसम होते हैं, जैसे कि दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, सर्दी जिसे बोलते हैं। मार्च से लेकर मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी बोलते हैं। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। और अक्टूबर से लेकर नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे हम शरद ऋतु बोलते हैं। यानी कि 4 तरह के मौसम यहाँ पे दिखते हैं: सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद, ठीक है। तो 4 तरह की ऋतुएं यहाँ पे मिलती हैं। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है शीत ऋतु में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इस दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जो जिसे हम लू कहते हैं। लू किसे कहेंगे? दिन के समय जो गर्म और शुष्क पवन बहती है उसे लू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ खेलने के लिए दिया हुआ है। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, ये आओ खेले वाला है, ये हमारे काम का नहीं है, पर वर्षा पर 5 कविताएँ इकट्ठी करने के लिए बोली गई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, काम की चीज़ें ही पढ़ेंगे हम, बेवजह की चीज़ें इसमें हमें नहीं पढ़नी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। क्या होता है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। क्या है? मानसून जब आ जाता है और आगे बढ़ता है तो ये वो मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर आती है, बहती है। वह अपने साथ नमी भी लेकर आती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा हो जाती है। क्या होता है? जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब जाके वर्षा शुरू होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, जब मानसून वापस लौटता है तो क्या होता है? वो शरद ऋतु का समय होता है। इस समय पवन जो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, मानसून जब वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु किसे कहेंगे? जैसे किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन दशा को क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। औसत इतना मौसम ऐसा यहाँ पर रहता है, ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है।
क्योंकि हमें पता है कि ये इतने टाइम पे इतना ही रहेगा। तो औसतन जो जलवायु पाई जाए उसको बोलते हैं जलवायु। और भारत में मोटे तौर पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे इसको कहा जाता है मानसून। दो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा के मौसम से क्या लिया गया है? मानसून लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, भारत की स्थिति कहाँ है? उष्णकटिबंध में है। आपने ग्लोब पर कटिबंधों के बारे में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बुक में कटिबंधों के बारे में दिया है, ग्लोब पर आपको कटिबंध के बारे में लिखा है। तो भारत की जो कटिबंधीय जलवायु है वो है जो इसकी स्थिति है वो उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्भर है ना। तो अच्छे मानसून का मतलब ये होता है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो वर्षा अच्छी होती तभी फसल भी अच्छे से होते हैं। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? तो उत्तर पर गोला लगाना है। फसल प्रभावित होगी? हाँ होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा? थोड़ा नीचे चला जाएगा। गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा? लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, आगे है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? किसी भी एक मिनट क्या आ गया ये? किसी भी जो स्थान की ऊंचाई है वो निर्भर करती है, किसी स्थान की जलवायु है उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, और जबकि जम्मू तथा कश्मीर का जो द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है ना। तो तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, तटीय क्षेत्र कौन कौन से? मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं, ठीक, क्योंकि वो समुद्री तट पर हैं। तो समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है एवं विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। अगर विश्व में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। क्या होता है? देश के देखिए उस छोर पे जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। और अगर विश्व में बात करें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। ठीक है, अब प्राकृतिक वनस्पति की बात करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। किसे बोलेंगे? हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव यानी कि पेड़ पौधे देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, और जैसे कि कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल घास, है ना। तो झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की जो विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब बताओ कि अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें वनों की आवश्यकता? तो वन हमारे लिए क्या है? बहुत ही लाभदायक है। कैसे? ये विभिन्न कार्य करते हैं हमारे लिए। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में ले लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जिसे कि हम छोड़ते हैं ना, देखिए वो क्या, पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम ले लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं मिट्टी को बांध कर भी रखती हैं, इसलिए भी उपयोगी है, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी को कटने से रोकते हैं, क्योंकि जड़ें उसकी बांध के रखती है मिट्टी को। वनों से हमें ईंधन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, है ना, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं। तो वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। क्या है? वन वन्य जीवों के जो प्राकृतिक निवास हैं वो वहीं वो रहते हैं।
ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तभी पढ़ेंगे, वरना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन पेड़ से मिलता है, मिट्टी को बांध के रखती है, यानी बेसिकली ये वनों के उपयोग को दर्शाया गया इस चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का भी निवास होता है ना। तरह तरह के जीव होते हैं उसमें। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में भी पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। इन बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या करता है उद्यान? शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि उनमें कोबरा है, करेत है, प्रमुख है। वनों को कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की जो प्रजातियां हैं वो तेज़ी से क्या हुई हैं? कम हुई हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम बता सकते हैं तथा मानचित्र पर उसकी स्थिति भी बता सकते हैं? ये आपको देखना है मानचित्र पर। आगे चलते हैं। आगे है आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उनकी मृत्यु नहीं की जाएगी। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, प्रवासी पक्षी किसे कहेंगे? देखिए, कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्पिन, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यह है प्रवासी पक्षी। ठीक है, यहाँ पे भी ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और आज हमने ज्योग्राफी को भी कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे 8th क्लास, 7th हम बाद में करेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th पहले हम करेंगे, फिर 8 और 7 करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट है। मिलते हैं नई सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।